नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे और आप देख रहे हैं देश के दिल से। देश का दिल यानी मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ, मोहन सरकार ने जो खुशखबरी लोगों को दी है उस खबर के साथ करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश वासियों को मोहन सरकार ने एक बड़ी खुशखबरी दे दी है। चलिए विस्तार से बता देते हैं कि आखिर वो खुशखबरी क्या है। सरकार के इस फैसले के चलते मध्य प्रदेश के लगातार मध्य प्रदेश एक नई ऊंचाई पर पहुंच सकता है। क्या है खुशखबरी, इससे प्रदेश को क्या फायदा होने वाला है, सब कुछ देख लीजिए इस रिपोर्ट में विस्तार से। मध्य प्रदेश के बड़े शहरों की तारीफदारी तो आपने सुनी ही होगी। उच्च किस्म के व्यापार के साथ साथ परिवेश, स्वच्छ वातावरण, सुहाना मौसम लोगों को आत्मीय सुख की अनुभूति कराता है। शहरों का जादू लोगों के जहन में एक बार बस उतर जाए तो फिर आप इस परिवेश के आदी हो जाते हैं। अब तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने श्रम विभाग के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी पहले ही दे दी थी। रिपोर्ट्स की माने तो देश के कुछ राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना में पहले से ही ये व्यवस्था लागू है और वहां पर मॉल, रेस्टोरेंट से लेकर मुख्य बाजार और बिजनेस सेंटर 24 घंटे खुले रहते हैं। ऐसे में इन प्रदेशों के बाद मध्य प्रदेश 24 घंटे बाजार खुलने वाला देश का 7वां राज्य बन जाएगा। प्रदेश में इस प्रस्ताव को लेकर श्रम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति है, इसलिए 24 घंटे बाजार खुलने में कोई समस्या नहीं है। श्रम विभाग ने कहा कि प्रदेश में 24 घंटे बाजार खुलने से जीएसटी में भी वृद्धि होगी, आर्थिक गतिविधियां बढ़ने के साथ साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
इन तमाम मामलों को लेकर बकायदा श्रम विभाग ने आवश्यक निर्देश भी जारी कर दिए हैं। श्रम विभाग द्वारा 8 घंटे की शिफ्ट के हिसाब से 3 शिफ्टों में काम संचालित करने की बात कही गई है। वहीं सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करने की अनुमति किसी को नहीं दी गई है। आपको बता दें, सरकार के इस फैसले से बड़े शहरों में व्यापार की वृद्धि होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जीएसटी कलेक्शन में वृद्धि होगी, जरूरी सुविधाएं हर समय उपलब्ध रहेगी। बताते चले कि प्रदेश में फिलहाल बाजार रात 11 बजे बंद हो जाता है। ऐसे में सरकार को उम्मीद है कि 24 घंटे बाजार खुलेंगे, पर इससे सरकार के खजाने में बढ़ोतरी होगी, प्रदेश के पर्यटन में बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश में व्यापारिक माहौल बनेगा। सरकार के इस फैसले के बाद देखना दिलचस्प हो जाता है कि प्रदेश में आर्थिक गति को कितनी ज्यादा तेजी मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो अगर आप नाइट लाइफ के आदी हैं और जी भर कर शहर की फिजाओं का आनंद लेना चाहते हैं, तो फिर ये खबर आपके लिए बहुत खास हो जाती है, क्योंकि रेस्टोरेंट, मॉल, होटल, बिजनेस सेंटर और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए कार्यालय अब दिन रात चलेंगे। यानी कि अब दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों जैसे नाइट लाइफ आप मध्य प्रदेश में भी एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन पब, बार, क्लब जैसी जो दुकानें हैं, शराब की दुकानें हैं, वो नियत समय में ही बंद हो जाएगी। प्रदेश में इस योजना को लेकर डॉक्टर मोहन यादव ने बकायदा सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो शेयर कर इसकी जानकारी दी है। प्रदेश में दिन रात बाजार खुलेंगे, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को लगेंगे पंख। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दूसरी खबर की, क्योंकि प्रदेश सरकार के एक और फैसले की, यानी एक फैसला जिसमें लाखों लोगों की उम्मीदों को समझा और सरकार के इस फैसले की जानकारी दी है नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने। क्या जानकारी दी है और सरकार के कौन से फैसले की हम बात कर रहे हैं, ये कौन सा फैसला है जो जनहित में आया है, सब कुछ देखिए विस्तार से इस रिपोर्ट में और उसके बाद करेंगे विस्तार से चर्चा। भोपाल में 19,000 पेड़ काटकर मंत्री विधायकों के बंगले बनाने की योजना सरकार ने कैंसिल कर दी है। सोमवार दोपहर नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि नए भोपाल के पर्यावरण संरक्षण एवं क्षेत्र में मौजूदा वृक्षों को देखते हुए प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया है। साथ ही अन्य वैकल्पिक स्थानों के परीक्षण के निर्देशन दिए गए हैं। बता दें कि 13 जून को प्रदेश की राजधानी भोपाल में पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया। स्थानीय लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए सरकार से गुहार लगाई, जिसमें उनका साथ विपक्ष ने भी दिया। विधायकों के, मंत्रियों के इतने घर हैं, एमपी में इतने बंगलों हैं कि जरूरत ही नहीं है बनाने की, और आप बनाना चाहते हैं जहाँ पे खाली जगह है वहाँ बनाइए। आप हमारा पर्यावरण क्यों खराब कर रहे हैं, हमारे पेड़ क्यों काट रहे हैं? देखिए कितनी खूबसूरत जगह है, आप इसे क्यों काटना चाहते हैं? भोपाल में जगह की कमी है क्या? बंगलों की कमी आप खुद देखिए। और ये हमारा आंदोलन ही है, ये हर जितने भी भोपाल वासी हैं इन सबका आंदोलन होना चाहिए, हर किसी को हमसे कनेक्ट होना चाहिए, हरियाली खत्म नहीं होनी चाहिए। यहाँ के रहवासियों ने, हम लोगों ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री जी और नगरीय प्रशासन मंत्री वल्लभ भवन में बैठ के चुपचाप तुलसी नगर और शिवाजी नगर का ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। क्या चुपचाप वल्लभ भवन में हो रहा है चंद अधिकारियों के साथ बैठ के? यहाँ 58 से 60 हजार पेड़ हैं। विधायकों और सांसदों के आशियाने बनाने की कोशिश करी जा रही है, मीडिया के माध्यम से पता करा। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी और कैलाश विजयवर्गीय जी से आग्रह करना चाहता हूँ, इस बात पर पुनः विचार करें, नहीं तो ये भोपाल का नौजवान, पर्यावरणविद, महिला, शिक्षक और भोपाल को पसंद करने वाले, भोपाल में पैदा होने वाले लोग इस हरियाली को मिटने नहीं देंगे। इस मुहिम में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने ये तक कह दिया था कि पेड़ों को काटने नहीं दिया जाएगा, भले ही वे खुद कट जाएं। ये एरिया जो भी है न्यू भोपाल है, ये सबसे ज़्यादा ग्रीन है। पहले यहाँ से माता मंदिर भी, जहाँ स्मार्ट सिटी बनाई वो भी हुआ करता था, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पे सारे पेड़ काट दिए गए। क्या है आज वहाँ पे? आप वहाँ बना लीजिए ना। और मैं तो कहती बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत सारे बंगलों हैं। आप देखिए 74 बंगलों है, 4 इमली है और ईदगाह 45 बंगले हैं, इतने खाली पड़े हैं। आप एक बार सर्च कीजिए जाके वहाँ पे।
राजधानी भोपाल के तुलसी नगर और शिवाजी नगर में करीब 19,000 पेड़ों को काटकर यहां मंत्री विधायकों के बंगले बनाना सरकार की प्लानिंग में है, लेकिन सरकार की इस प्लानिंग पर विरोध के स्वर उठने लगे। अनेक संगठनों ने विरोध जताया। हरे भरे पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया। ऐसे में अब कैलाश वर्गीय के इस ट्वीट के बाद इस मुद्दे में कुछ राहत देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो सुना आपने, भोपाल में अब 29,000 पेड़ काटकर जो मंत्री और विधायकों के बंगले बनाने की योजना तैयार की गई थी, सरकार ने उसको कैंसिल कर दिया है। कैंसिल हो चुकी है ये योजना। सोमवार दोपहर नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसकी जानकारी दी है और साथ ही स्थानीय लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए सरकार से गुहार लगाई थी, जो सफल नजर आ रही है। चलिए अब जरा थोड़ी यादें भी ताजा कर ली जाए और आपको बता देते पूरे विस्तार से कि ये मामला क्या था। तो ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको समझाऊंगी कि ये पूरा मामला क्या था। तो तुलसी नगर और शिवाजी नगर की जमीन पर ये प्रोजेक्ट आया था और ये प्रोजेक्ट क्या है वो भी विस्तार से आपको बता देती हूँ। इस प्रोजेक्ट में मंत्रियों के बंगले तैयार किए जाते। तो देखिए 297 एकड़ जमीन पर 2,378 करोड़ रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया जाना था। पेड़ों को भी काटा जाना था। यहाँ पर 2,267 सरकारी बंगलों और मकानों को तोड़ा जाएगा। ये आप समझ लीजिए कितने बंगलों को तोड़ने की पूरी प्लानिंग है। मंत्री, विधायक और अफसरों के लिए बंगले बनाए जाएंगे, फ्लैट तैयार किए जाएंगे और इसके लिए पेड़ों की भी कटाई होनी थी और बंगलों को भी तोड़ा जाना था, जो कि अब कैंसिल हो चुका है। मंत्रियों के लिए 30 बंगले तो 16 फ्लैट्स और 230 विधायकों के फ्लैट्स बनेंगे। तो क्या प्लानिंग थी इसकी? कितने फ्लैट्स? 30 बंगले की प्लानिंग थी, 230 के आसपास विधायकों के फ्लैट बनने की प्लानिंग थी। वही 3,480 सरकारी अफसरों के बंगले और मकान भी बनाए जाएंगे। तो लगातार ये काम होना था। वहीं डेवलपर्स को निर्माण लागत के बदले में 67 एकड़ के लैंड पार्सल, तो देखिए 63 एकड़ के लैंड पार्सल दिए जाएंगे। तो प्लानिंग क्या रही, पूरा मामला क्या है, ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए और समझिए कि कितनी पेड़ों की कटाई होनी थी। तो लैंड पार्सल और डेवलपर्स रेसिडेंशियल व कमर्शियल डेवलपमेंट कर सकेगा। तो ये पूरा प्लान तैयार किया गया था। नगरीय विकास एवं आवास विभाग इस पर काम भी कर रहा था, काम भी शुरू हो चुका था, लेकिन इस काम को रोक दिया गया। तो प्रोजेक्ट के लिए 29,000 पेड़ों को काटने का विरोध हो रहा है। लगातार हमने देखा, विस्तार न्यूज ने भी लगातार इस पूरे मामले को दिखाया आप लोगों को, जहां पर लोग परेशान होते नजर आए। लोगों ने ये कहा कि आप पेड़ों की कटाई मत करिए ना, जहां आपने पहले ही पेड़ को काट दिया है वहीं पर बंगले बनाइए, वहीं पर आप फ्लैट्स बनाइए। कुछ लोगों की बाइट भी हमने आपको सुनाई थी, उसमें लोग कहते हुए नजर आ रहे थे। आपने सुना होगा कि किस तरीके से महिला चिपको मूवमेंट के तहत पेड़ के पास खड़ी नजर आई और उनका बस एक ही मकसद था और वो मकसद था कि हम पेड़ को नहीं काटने देंगे। भोपाल जो कि अपनी सुंदरता, अपने पर्यावरण, हरियाली के लिए जाना जाता है, उसको हम काटने नहीं देंगे। और सफलता भी मिल गई है क्योंकि सरकार ने अपने फैसले को बदल दिया है और सरकार ने कहा है कि अब पेड़ों की कटाई नहीं की जाएगी। तो ये भोपाल वासियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। लेकिन अब चलिए खबर में बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं असदुद्दीन ओवैसी की, जिन्होंने हैदराबाद में बैठे बैठे मध्य प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो तो हैदराबाद में है, मध्य प्रदेश की राजनीति क्यों गर्म हो गई, ऐसा क्या कर दिया ओवैसी ने और किस मामले में बोले असदुद्दीन ओवैसी। तो सब कुछ खुद देख लीजिए विस्तार से, फिर करते हैं चर्चा। मंडला के नैनपुर में जिन घरों से गौवंश के अवशेष मिले थे, उन घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी, जिस पर हैदराबाद से AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मोहन सरकार पर हमला बोला। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि 2015 में 1 लाख के फ्रिज में रखे गोश्त को बीफ बताकर एक हुजूम ने घर में घुसकर उन्हें मार दिया था। न जाने कितने मुसलमानों पर तस्करी और चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उनका कत्ल कर दिया गया।
जो काम पहले भीड़ करती थी वो काम अब सरकारें कर रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ मुसलमानों पर इल्जाम लगाया कि उनके फ्रिज में बीफ था और 11 घरों पर बुलडोजर चला दिया। नाइंसाफी का सिलसिला थमा नहीं। चुनाव के नतीजों से पहले और बाद में भी घर मुसलमानों के ही तोड़े जाते हैं। ओवैसी के इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत पूरे तरीके से हमलावर हो गई। बीजेपी ने अपना पक्ष रखा तो वहीं कांग्रेस ने अपना तर्क दिया। देखिए, बात ये एमआईएम का नहीं है, बात तो ये हम और आप सभी जानते हैं कि ये तानाशाही पूर्ण रवैया तो अपना रही है और सांप्रदायिकता फैलाने का पूरा कोई प्रयास छोड़ते नहीं है। हाँ, किसी के पास बीफ मिला तो वो जांच जरूर होनी चाहिए, उसको सजा देने का अधिकार न्यायालय को है, लेकिन इस तरह की कार्रवाई किया जाना मैं समझता हूँ लोकतंत्र इसकी इजाज़त नहीं देता बिल्कुल भी। हाँ, एक बात ज़रूर है, बीफ की अगर बात करें तो मुझे एक बात याद आती है। मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है भाजपा की और केंद्र में सरकार है, मतलब जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहते हैं। इस डबल इंजन की सरकार में लाइसेंस बीफ का एक्सपोर्ट करने का लाइसेंस केंद्र सरकार देती है। 10 साल से आपकी सरकार है, 11वीं साल चल रही है। बीफ के लाइसेंस अधिकांश हिंदुओं को दे रखे हैं आपने और भाजपा से जुड़े हुए लोगों को दे रखे हैं। बीफ के लाइसेंस आप बंद कर दो तो ये काहे के लिए जो और भी गायें पकड़ी गई हैं, खबर आ रही है छत्तीसगढ़ में 2-3 ट्रक पकड़े गए हैं गायों के। तो मैं समझता हूँ ये सब एक्सपोर्ट होना, ये गाय को बेचना कटवाने का सिलसिला ही खत्म हो जाए, लेकिन इनको तो वोट बैंक के लिए इस मुद्दे को जिंदा रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार का इकबाल बुलंद है और स्पष्ट संदेश है कि किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी नेता चाहे वो राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए संरक्षण देने की कोशिश करे, लेकिन सरकार पूरी तरह से निष्पक्ष होकर काम कर रही है और इसमें धर्म जाति का कहीं कोई सवाल नहीं है। जो भी आपराधिक गतिविधियां करेगा उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, जो भी इसका राजनीतिक और सामाजिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा, इस तरह की कार्रवाइयां लगातार होती रहेंगी। बता दें कि मंडला के नैनपुर थाना क्षेत्र के भैंसवाही गांव में पुलिस ने शुक्रवार रात दबिश दी थी। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद बताया गया कि 11 घरों से 150 से ज्यादा जीवित गौवंश और भारी मात्रा में गौमांस, हड्डी और चर्बी सहित अन्य अवशेष मिले। पुलिस ने इस मामले में 11 एफआईआर दर्ज की, जिसके बाद शनिवार को पुलिस और प्रशासन ने 11 आरोपियों के घर को बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए, आपने ये तो देख लिया कि मंडला मामले में ओवैसी के एक ट्वीट ने मध्य प्रदेश में किस तरीके से सियासत को और गर्म कर दिया है। बीजेपी ने अपनी बात रखी तो वहीं कांग्रेस ने भी अपना तर्क दिया और लगातार वार पलटवार भी देखने को मिला। लेकिन इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ओवैसी के बयान पर पलटवार किया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ओवैसी को ये समझ लेना चाहिए कि ये मध्य प्रदेश है, हैदराबाद नहीं। जो अपराध करेगा उसे कड़ी सी कड़ी सजा दी जाएगी। तो देखिए, इस पे मुख्यमंत्री ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने साफ साफ संकेत ओवैसी को दे दिए। ओवैसी को कहा है कि समझ लेना चाहिए कि मध्य प्रदेश है, ये हैदराबाद नहीं है, और जो अपराध करेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा मध्य प्रदेश में दी जाएगी। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, सुन लीजिए। अपराधी कोई भी हो, हमारी सरकार अपराध के ऊपर कार्रवाई करना लगातार जारी रखेगी और कानून के अंतर्गत सबको चलना पड़ेगा। इसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले। और ख़ास करके गुंडा तत्व के लिए तो सरकार ने जो निर्णय किया है, उस निर्णय से हम लगातार कठोरता के साथ ही पेश करेंगे। लेकिन आम जनजीवन को किसी प्रकार का कोई कष्ट आए, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी अपनी ओर से आप जहाँ तक बात पहुँचा सकते हैं उनको बात पहुँचा दीजिए कि वो हैदराबाद नहीं समझे मध्य प्रदेश को। ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार शरारती, गुंडाई सब तत्वों से निपटने में सक्षम है।
तो आपने सुना, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ओवैसी को समझा दीजिए, मेरा मैसेज भी पहुंचा दीजिए कि ये हैदराबाद नहीं है, ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में जो भी अपराध करेगा उसको सजा तो मिलेगी। और उस दौरान उनके बाजू में खड़े होकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मुस्कुरा रहे थे। यानी करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी ने ओवैसी को दे दिया। लेकिन पूरा मामला क्या है ये भी समझ लीजिए। ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको समझाऊंगी कि ये पूरा मामला क्या है, किस कार्रवाई पर ओवैसी भाईजान भड़क उठे। जान लीजिए, मंडला पुलिस ने भैंसवाही गांव में दबिश दी थी और दबिश क्यों दी गई थी वो भी आपको बता देते। ग्राफिक्स चेंज करिएगा पीसीआर, हम बताएं दर्शकों को अपने। तो 11 घरों में जिंदा गौवंश और गौवंश के अवशेष मिले थे जिस पर मध्य प्रदेश में कार्रवाई जारी थी और ये बात असदुद्दीन ओवैसी को बुरी लग गई। 11 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज हुई और साथ ही जब 11 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज हो गई तो प्रशासन ने घरों पर बुलडोजर चलाया। जब बुलडोजर कार्रवाई चल रही थी उसी दौरान ये मामला भड़क उठा। 11 मकान और 6 गोदाम गिरा दिए गए। तो देखिए किस तरीके से लगातार इस पर कार्रवाई जारी थी, मंडला में कार्रवाई हो रही थी और इसी पूरे मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी बुरा मान गए और उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा मुसलमानों के घर ही क्यों गिराए जाते हैं। तो पूरा मामला तो आपने समझ लिया। अब चलिए छिंदवाड़ा का रुख कर लेते हैं क्योंकि छिंदवाड़ा से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। अमरवाड़ा में उपचुनाव होना है, उसको लेकर क्या बातचीत है वो भी आपको विस्तार से बता देते हैं। देखिए, अब इस रण में एक नए सदस्य की एंट्री हो चुकी है। कौन है वो सदस्य? हालांकि ये कोई नया नाम नहीं है, पुराना ही नाम है, लेकिन इसने अमरवाड़ा के रण को त्रिकोणीय बना दिया है। कौन है ये, पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर बताएंगे कि कैसे त्रिकोणीय हुआ अब अमरवाड़ा का ये मुकाबला। देखिए, छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विधानसभा के सियासी रण को फतह करने के लिए भाजपा कांग्रेस ने मोहर जमाने शुरू कर दिए हैं। भाजपा ने 2 दिन पहले टिकट का ऐलान कर प्रत्याशी को मैदान में भी उतार दिया है। कांग्रेस फिलहाल मंथन के दौर से गुजर रही है। इस बीच दोनों दलों का सिरदर्द तीसरे मोर्चा ने बढ़ा दिया है। आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र होने के कारण अमरवाड़ा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का भी खास जोर रहा है और पार्टी ने सोमवार को अपने प्रत्याशी का ऐलान भी कर दिया है। छिंदवाड़ा में आयोजित प्रेस वार्ता कर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमान सिंह ने सामूहिक रूप से घोषणा करते हुए देवरावण भवाली को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। देवरावण 19 जून को नामांकन दाखिल करेंगे, जिसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कई पदाधिकारी शामिल होंगे। गुलाबी जी को सब चाह रहे हैं और हम चाहते हैं, क्योंकि पढ़ा लिखे नौजवान लड़का है। आने वाले समय में इन्हीं के लिए हमने जो काम किया है, तो हम चाहते हैं कि बढ़िया जीत करके आए। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर गोंडवाना पार्टी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। भाजपा ने उपचुनाव के लिए कमलेश शाह को प्रत्याशी बनाया है। शाह लोकसभा चुनाव के बीच इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए थे। उपचुनाव के लिए यहां 14 जून से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो 21 जून तक चलेगी। 24 को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 26 जून तक नाम वापस लिया जा सकेगा। अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को मतदान होगा और 13 जुलाई को परिणाम घोषित किए जाएंगे। कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार की तलाश की जा रही है। ऐसे में अमरवाड़ा सीट पर होने वाले उपचुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए, छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में उपचुनाव होना है, त्रिकोणीय मुकाबले की बात हो रही है। अब क्या स्ट्रैटेजी आगे होती है ये भी देखना दिलचस्प हो जाता है।